हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा मॉडल पेपर सेकंड ओटी असिस्टेंट AIIMS CRE एग्जाम के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लो इंडिकेटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड नाउअडेज। ठीक है, अभी जो मोस्ट कॉमनली कौन सा फ्लो इंडिकेटर यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारा रोटेटिंग टाइप। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक 6 वेपराइजर। ठीक है, ये किसके लिए होता है, सबको पता है, डेस्फ्लोरेंट के लिए बनाया गया था ये। ठीक है, तो डेस्फ्लोरेंट के लिए ये टेक 6 वेपराइजर वर्क्स ऑन हाउ मच प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब हम सबको पता है कि ये डेस्फ्लोरेंट का जो वेपराइजर होता है वो हीटेड वाला होता है। ठीक है, हीट करना पड़ता है उसको एक फिक्स टेम्परेचर पे। ठीक है, तो कितना डिग्री उस पर हीट किया जाता है, वो होता है उसका 39 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर उसका होता है जनरेट वाला 2 ATM। ठीक है, सो 2 ATM एंड 39 डिग्री सेल्सियस डेस्फ्लोरेंट का वेपराइजर को चाहिए होता है, यानी कि टेक 6 वेपराइजर को चाहिए होता है। ठीक है, टू ऑपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेपराइजर शुड बी माउंटेड एट डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम यानी कि कॉमन गैस आउटलेट के पास में कौन से वेपराइजर रखने चाहिए, हाईली पोटेंट, हाईली वोलेटिलिटी, विच प्रोड्यूस हाईली टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसमें क्यों आया, क्योंकि हाईली पोटेंट और हाईली वोलेटाइल और विच प्रोड्यूस्ड हाई टॉक्सिसिटी, तो इनकी वजह से क्या होगा कि अगर ज़्यादा पोटेंट वो होगा, पेशेंट के पास जल्दी से पहुंच जाएगा, तो पेशेंट के ऊपर इफेक्ट भी हमको जल्दी से देखने को मिल जाएंगे, तो हमको समझ आ सकता है जल्दी से कि किसकी वजह से हो रहा है, तो वेपरेशन की कंसनट्रेशन हम कम कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी भी हम इसी वजह से क्या कर सकते हैं, पहले पता लगा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम कंसनट्रेशन कम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिसाइज कंट्रोल इसके अंदर आपको मिल जाता है। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैक्स कैन वेपराइजर वाज मेनली यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। ऐसे ये क्या है, हमारा जो पहले हिस्टोरिकल टाइप का है, इसको क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, कि फ्लैक्स कैन यूज़ किया जाता था पहले इनहेलेशनल एजेंट पेशेंट को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, तो कौन सा डिलीवर करते थे उसमें यूज़ करते थे ईथर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा जा एम्स में तो नहीं पूछा गया है पहले, पर एक बार PG चंडीगढ़ के क्वेश्चन में आया था फ्लैक्स कैन। ठीक है, तो इसके लिए ये थोड़ा पता होना चाहिए हमको। सो ईथर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एफेरेंट रिजर्वर सिस्टम। ठीक है, एफेरेंट रिजर्वर सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है, तो एफेरेंट होते हैं हमारे A, B और C। ठीक है, और ईफेरेंट होते हैं हमारे D, E और F, और साथ में कर लेते हैं बेन्स। तो इसमें से एफेरेंट कौन कौन से हैं, A, B, C और D इसके अंदर नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा D। D क्या है हमारा, ईफेरेंट टाइप का होता है, ये आपको याद रखना है, एफेरेंट और ईफेरेंट दोनों कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस मास्क। अब जो ये मास्क आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगुलर शेप का ऐसा सा होता है। ठीक है, इसकी शेप देखो आप, ट्रायंगल है ऐसे से। तो ये कौन सा मास्क है हमारा, ये होता है हमारा RBS मास्क। ठीक है, इसका नाम है रेंडल बेकर सोसेक मास्क। 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बनाया था, और इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट हमको पता लगाना है। तो पहला है इसके अंदर, प्रीफर टू यूज़ इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स। ठीक है, ये ऑप्शन का करेक्ट है, मेनली पीडियाट्रिक पेशेंट्स को यूज़ करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, लेस डेड स्पेस एज कम्पेयर टू अदर्स। इसका मास्क की जो साइज़ है वो इस तरीके से बनाई गई थी कि इसका जो डेड स्पेस था वो काफ़ी कम था। ठीक है, सो कम डेड स्पेस था इसके अंदर। नेक्स्ट है, इट हैज़ ट्रायंगुलर शेप, ये भी ऑप्शन इसका ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है। इसके अलावा जो ऑप्शन पूछ सकता था वो ये भी पूछ सकता था कि इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड टू वेंटिलेट ट्रेकियोस्टोमाइज पेशेंट। ठीक है, क्योंकि ये उस तरीके से फिट हो जाता है, इसका जो स्नगली फिट टाइप है, ये शेप जो इसकी है वो ट्रेकियोस्टोमी की ट्यूब के ऊपर भी आराम से फिक्स हो जाता है ये। ठीक है, और अगर बात करें हम सिर्फ नेज़ल वेंटिलेशन के लिए, तो उसमें भी ये ठीक है, बेटर है। और ओरल इंट्यूबेशन के लिए भी क्या है, ओरल वेंटिलेशन के लिए भी क्या है, ये बेटर है, क्योंकि इसकी शेप इस तरीके से बनाई गई है। ठीक है, सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्वस्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन अडल्ट। ठीक है, नर्वस्ट पार्ट अडल्ट में कौन सा होता है, अडल्ट में होता है ग्लोटिस, बच्चों में होता है सब ग्लोटिस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलियर एक्टिविटी इज इनहिबिटेड बाय ऑल इनहेलेशनल एजेंट्स एक्सेप्ट वन। ठीक है, सीलियर एक्टिविटी सभी इनहेलेशनल एजेंट की वजह से क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। अगर सीलियर एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो क्या क्या इसकी वजह से हो सकते हैं, कि जो सिक्रेशंस हम आउट कर सकते हैं हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, वो आप नहीं कर पाएंगे, पहली बात तो। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा जो ये एज ए सील एक्टिविटी क्या करती है, फिल्टर का काम करती है, क्योंकि ये मूव करते रहते हैं ऐसे ऐसे, तो डस्ट पार्टिकल्स को ये पकड़ लेते हैं यहाँ बीच में। अब सील एक्टिविटी क्या होती है, इनहिबिट हो चुकी है, तो फिल्ट्रेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो अलग क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसके वजह से ये सील एक्टिविटी इनहिबिट नहीं होती, तो अकेला एक इनहेलेशनल एजेंट है जिसकी वजह से सील एक्टिविटी बंद नहीं होती है, वो है हमारा ईथर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। कल हमने क्वेश्चन देखा था, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व पूछा था। ठीक है, कल, तो उसका आंसर क्या जा रहा था,
उसका आंसर क्या था हमारा, ट्राइजेमिनल गया था शायद, है ना, ठीक है। और लार्जेस्ट नर्व अगर पूछेगा तो फिर आंसर जाता है उसका सिएटिक, ठीक है। क्योंकि नर्व्स आप सबको पता है दो तरह की होती हैं, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। कल हमने क्वेश्चन जो देखे थे, लॉन्गेस्ट नर्व, लार्जेस्ट नर्व और एक कौन सा देखा था, स्मॉलेस्ट नर्व। तो तीनों जो देखे थे वो क्रेनियल नर्व्स के लिए देखे थे। आज हम कंबाइनली बोल दिया इसने कि लार्जेस्ट नर्व कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की, तो वो होती है सिएटिक नर्व। अप्रॉक्स इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर का क्या आएगा, सिएटिक। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू शिफ्ट द ओडीसी ग्राफ्ट इन लेफ्ट साइड। ओडीसी का मतलब है ऑक्सीडेशन डिसोसिएशन ग्राफ, ठीक है। शेप क्या थी इसका, क्वेश्चन हमने किया था, इसकी शेप क्या होती है, इसकी सिग्मोइड शेप होती है ग्राफ की, ठीक है। एक साइड तो क्या होता है हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, एक साइड होता है हमारा परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि लेफ्ट साइड में कब शिफ्ट होएगा, राइट साइड में कब शिफ्ट होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है लेफ्ट साइड का, तो हम सबको पता है कि लेफ्ट साइड में कब शिफ्ट होता है, जब या तो PO2 बढ़ गया, या फिर CO2 क्या हो गया, कम हो गया, या फिर क्या बोलते हैं, जैसे कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं हम। अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है। तो इसमें तो ये नहीं होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा तब लेफ्ट साइड में जाता है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PO2 डिक्रीज, PO2 डिक्रीज, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ता है तब ये लेफ्ट में जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज ये भी गलत है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज तब होता है जब CO2 के लेवल्स बढ़ते हैं, और जब लेफ्ट में जाते हैं तो CO2 के लेवल्स तो कम हो जाते हैं बल्कि। सो थर्ड ऑप्शन भी इसका गलत है। लास्ट है pH इंक्रीज, ठीक है। pH इंक्रीज कब होएगा, जब एल्कलोसिस होएगा, ठीक है। इस राइट साइड में जा रहा था pH क्या हो रहा था, कम हो रहा था क्योंकि CO2 का अमाउंट बढ़ता जा रहा था। लेफ्ट साइड में जा रहा था तो CO2 का अमाउंट कम हो गया, इसलिए एल्कलोसिस हो जाता है। एल्कलोसिस होता है तो क्या होता है, pH हमारा बढ़ जाता है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरीके से ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, इसके क्वेश्चन आपको अच्छे से तभी कर पाओगे आप जब आपको पता है कि ऑक्सीजन का प्रेशर किस साइड बढ़ता है, CO2 का प्रेशर किस साइड बढ़ता है तो कहाँ शिफ्ट होगा ग्राफ, और टेम्परेचर और 2,3-DIPG, और एक जो पूछ सकता है वो होता है pH। तो इनके साथ कंपेयर करके आपको बताना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड में कब शिफ्ट होता है, राइट साइड में कब शिफ्ट होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके बाद में, CO2 डिसोसिएशन कर्व इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, किसके साथ एसोसिएटेड था, बोहर इफेक्ट, बोल्स इफेक्ट, हाल्डेन इफेक्ट, वेंचर इफेक्ट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, हाल्डेन इफेक्ट। CO2 का जो कर्व दिया था, ये ग्राफ वगैरह दिया था, वो हाल्डेन इफेक्ट के बेसिस पे था, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डबल्ड, ठीक है, द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन ब्लड वेसल विल बी। अब 2 साल पहले जो एम्स का एग्जाम हुआ था OT असिस्टेंट का, उसमें पूछा था कि जो ब्लड वेसल था उसका डायमीटर उन्होंने कर दिया था डबल, ठीक है, 2 टाइम्स कर दिया था। तो पूछा था फ्लो कितने टाइम्स हो जाएगा। तो जो हेजन पोइजली का लॉ था उसके अंदर क्या था कि जो हमारा फ्लो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसकी, R⁴। तो पिछली बार जब पूछा था कि उसने रेडियस या डायमीटर डबल किया था, तो 2⁴ करते हैं तो आप 16 बन जाता है, ठीक है। तो उसका आंसर जा रहा था पिछली बार 16 टाइम्स फ्लो बढ़ जाएगा। पर हमको इस क्वेश्चन में क्या पूछा, ये क्वेश्चन हमने थोड़ा डिफरेंट बना दिया क्योंकि पिछली बार रेडियस का पूछ चुका है, तो इस बार हो सकता है वो किसके हिसाब से पूछ ले, वो विस्कोसिटी के हिसाब से पूछ ले। तो फ्लो जो होता है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या कर दी इन्होंने, डबल कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लो आधा हो जाएगा, तो रिड्यूस्ड बाई 50% हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। फॉर्मूला इसका जो है वो ये है, देख, ये अजय यादव के पहले चैप्टर में है, ये फॉर्मूला काफ़ी काम का है। इसको थोड़ा टिपिकल समझ के क्या, इसको इग्नोर नहीं मारना, ठीक है। मेनली क्या क्या याद रखना है आपको कि इसमें ये L का मतलब लेंथ है, कि अगर ब्लड वेसल की लेंथ डबल कर दी तो भी फ्लो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। विस्कोसिटी अगर डबल कर दी तो ये आधा हो जाएगा। वैसे अगर बोलता है कि विस्कोसिटी उन्होंने हाफ कर दी, तो हाफ करते हैं तो फ्लो इसमें डबल हो जाता, ठीक है। तो ये हमको समझ आना चाहिए बेसिकली, रेडियस, लेंथ और विस्कोसिटी, तीनों के बारे में तो पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रोपोर्शनल जा रहे हैं फ्लो ऑफ गैसेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर एक्सर्टेड इन सेलिक्स मैन्यूअर, ठीक है, कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है सेलिक्स मैन्यूअर में, वो होता है हमारा 30 से 40 न्यूटन, ठीक है। ये कब देते हैं सेलिक्स मैन्यूअर आपको पता है, रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन में देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक वो एस्पिरेशन के चांसेस क्या होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ हेपा फिल्टर का पिछली बार क्वेश्चन आया था कि पोर साइज क्या होती है, ठीक है। तो ऐसे इस बार पूछ सकता है कि फुल फॉर्म क्या होती है। तो फुल फॉर्म होती है हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर, ठीक है, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर फिल्टर, सॉरी पर्टिकुलर नहीं, पर्टिकुलेट, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है पर्टिकुलेट में। तो इस थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर बोल देते हैं इसको, ठीक है, हेपा फिल्टर, ये देख लीजिए आप। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एंटेनॉक्स नाइट्रस ऑक्साइड एग्जिस्ट इन फॉर्म, कौन से फॉर्म में पाई जाती है और ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाई जाती है।
तो एंटोनॉक्स में क्या होता है, एंटोनॉक्स है एक नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का, दोनों का मिला के क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो 50% इसमें नाइट्रस होती है और 50% इसमें ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या किया गया कि इसका एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया गया। ठीक है, दोनों को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया पहले तो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो कि अच्छे से बाउंड हो जाएं, अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। वरना क्या होता है कि अकेले ऐसे मान लेते हैं कि कोई सिलेंडर था, इसमें ऑक्सीजन तो ऊपर रह गई, नाइट्रस ऑक्साइड नीचे रह गई। अब आप पेशेंट को वेंटिलेट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, फिर नाइट्रस ऑक्साइड जाएगा, तो पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकता है। इसको मतलब प्रिवेंट करने के लिए क्या बनाया इन्होंने, बनाया होमोजीनस मिक्सचर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनका मिक्सचर किस तरह का होता है, हेट्रोजीनस, होमोजीनस, तो क्या होता है, तो उसका आंसर भी क्या जाएगा हमारा, होमोजीनस। और कितना % ऑक्सीजन और नाइट्रस होता है ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो वो जाएगा हमारा 50%, यानी कि 1:1 में पाया जाता है। एक तीसरा क्वेश्चन जो इन्होंने ये पूछ लिया कि किस फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नाइट्रस ऑक्साइड होती है गैसेस फॉर्म में, ऑक्सीजन होती है गैसेस फॉर्म में, पर जो प्रेशर की जो इनकी रेंज है वो वेरिएबिलिटी होती है उसके अंदर, कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो लो प्रेशर पे होती है गैस फॉर्म में, और ऑक्सीजन जो होती है वो हाई प्रेशर की फॉर्म में होती है। सो थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन फ्लश हैज़ प्रेशर ऑफ, हम सबको पता है 60 PSI के आसपास इसका प्रेशर होता है। ठीक है, अब 60 PSI, एक ATM में कितना PSI होता है, 1 ATM में 14.7 PSI मानी जाती है। ठीक है, तो अब 60 अगर वो था हमारे पास में 60 PSI, तो 60 में कितना हो गया, 60 को डिवाइड करोगे 14.7 से, तो लगभग कितना आता है, 4 के अप्रोक्स आता है। तो 4 का मतलब है कि 4 PSI, 4 ATM आ गया हमारे पास, ये पहले तो ATM में कन्वर्ट कर लिया। अब एक ATM कितने के बराबर होता है, 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से, तो लगभग कितना आंसर आ जाएगा, 400 किलो पास्कल से इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है। जैसे 1 ATM इज इक्वल टू 14.7 PSI, या तो आप ये बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं 100 किलो पास्कल। तो ऐसे कर करके इनके अलग अलग पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये प्रेशर के, तो वो आपको एक टेबल जो गूगल पे आपको मिल जाएगी, या फिर अजय यादव की बुक में भी मिल जाएगी आपको, और उसको आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि रेंज कई बार अलग अलग पूछ लेता है। पहले कई बार पाइपलाइन सप्लाई की जो प्रेशर रेंज है वो किलो पास्कल में पूछ रखा है एक बार। PSI में तो हमको पता है, हम आराम से सही कर देंगे, पर जो किलो पास्कल में पूछेगा तो फिर हमको पता होना चाहिए। तो या तो आप याद कर लें इसको, या फिर आप कन्वर्जन फैक्टर सीख लें इसका कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 400 किलो पास्कल अप्रोक्स में आंसर जा रहा है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोजीनस टाइप ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, एक्सोजीनस टाइप ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है कि जो पेशेंट पहले से उसके पास नहीं था। दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, एक होता है एंडोजिनस, एक होता है एक्सोजिनस। एंडोजिनस का मतलब है कि अंदर, एंडो मतलब अंदर। ठीक है, पेशेंट के अंदर वो पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, पहले से उसके अंदर फैक्टर प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो रहा है। एक्सोजिनस का मतलब होता है कि उसके पास पहले से कुछ नहीं है, पहले का कोई फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो रहा है। एक्सो का मतलब है कि बाहर से आया है, ये उसकी गलती नहीं है, पेशेंट की गलती नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, ड्यू टू डायबिटीज़ आ जाता है एंडोजिनस में, क्योंकि इसके पास खुद का फैक्टर है, पेशेंट का है। ओबेसिटी पेशेंट का खुद का फैक्टर है तो एंडो आएगा। ड्यू टू प्रीवियस इन्फेक्शन, पहले से उसको रखा है तो भी एंडो है। तीनों के अंदर क्या है, पेशेंट के ऊपर खुद के पे डिपेंडेंट था, तो उसको बोल देते हैं एंडोजिनस इन्फेक्शन। अब ये क्या होगा, ड्यू टू नॉट मेंटेनिंग एसेप्टिक, अगर आपने एसेप्टिक टेक्निक्स मेंटेन नहीं की, ठीक है, तो उसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन, अब ये वाला इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है बाहर से। इसमें पेशेंट का खुद का फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर है कि एक्सटर्नली आपने उसको दिया है। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं एक्सोजिनस टाइप। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सोजिनस इन्फेक्शन कौन सा होता है और एंडोजिनस कौन सा होता है। एंडोजिनस ऐसा फैक्टर जिसके पास पेशेंट पहले से है, पेशेंट के पास है। ठीक है, एक्सो मतलब जो बाहर से आ रहा है। तो मोस्ट कॉमनली अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आंसर आपको यही देखने को मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन एनालाइजर इज जनरली फिटेड एट। ठीक है, तो ऑक्सीजन एनालाइजर वो होता है जो पता लगाता है कि जो फ्लैश गैस फ्लो आप दे रहे हो पेशेंट को, तो उसमें से कितना % ऑक्सीजन उस पेशेंट के पास जा रहा है। ठीक है, कितना % है फ्लैश गैस फ्लो के अंदर ऑक्सीजन का पार्ट, तो वो हमेशा देना चाहिए हमारे को जहाँ पे पेशेंट एंड के पास हमारे को लगाना चाहिए। पेशेंट एंड के पास में मोस्टली इंस्पिरेटरी लिम्ब के पास लगाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन एनालाइजर, तो इसका आंसर आ जाएगा इंस्पिरेटरी लिम्ब के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस HME फिल्टर। इसके बारे में आप सबको पता है कि ये क्या है, हमारा HME फिल्टर बोलते हैं इसको।
ठीक है। ये क्या करता है, हीट एंड मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए लगाया जाता है ब्रीथिंग सर्किट पे, बिटवीन ईटी ट्यूब एंड ब्रीथिंग सर्किट, ठीक है। या फिर आप इंस्पिरेटरी लिम्ब, एक्सपिरेटरी लिम्ब और ब्रीथिंग सर्किट के बीच में भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है। तो मेन इसका जो फंक्शन है वो है हमारा मॉइस्चर को मेंटेन रखना, क्योंकि ड्राई एयर नहीं देनी पेशेंट को, ड्राई फ्रेश गैस फ्लो पेशेंट के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो एयरवे ट्रैक्ट को डैमेज करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऐसा क्या है इसके अंदर जिसकी वजह से ये मॉइस्चर बना देता है, ठीक है, इकट्ठा कर लेता है। ऑप्शन हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल नहीं, हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन नहीं, इसमें आएगा फोम, पेपर और वूल इम्प्रेग्नेटेड विद हाइग्रोस्कोपिक साल्ट, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रो मतलब वाटर होता है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक ये क्या करता है, इसको इकट्ठा कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। हाइग्रोस्कोपिक आप वर्ड याद रखिए HMA फिल्टर के लिए, कि जो इसके अंदर जो मटेरियल वाइट वाइट कलर का जो फिल्टर टाइप जो पाया जाता है इसके अंदर, वो किसका मटेरियल होता है, वो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है। क्या करते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, पेशेंट जो ब्रीथ कर रहा है, एक्सपायरेट कर रहा है, तो उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स को इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। तो उसकी वजह से टेम्परेचर और थोड़ा क्या बोलते हैं मॉइस्चर ये मेंटेन हो जाता है, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाइड्रोफोबिक इसलिए नहीं बोल रहे, फोबिक मतलब कि दूर भागने वाला, और हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी से दूर नहीं भागता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो दूसरा ऐसे कट गया था यहाँ पे, ठीक है। सिलिका जेल भी नहीं होगा इसका। सो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ओड वन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, एकदम स्टार क्वेश्चन है ये, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा एंटीकोलिन एस्ट्रेस, दूसरा है हमारा सूडोकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर, तीसरा है प्लाज्माकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर, और चौथा है कोलिन एस्ट्रेस, ठीक है। तो आप सभी को पता है, हम सबने पढ़ा था कि ACH होता है, वो जाके बाइंड करता है ACH रिसेप्टर पे, ठीक है। ये रिसेप्टर पे बाइंड करके अब इसको हटाने के लिए कौन आता है, इसको आता है कोलिन एस्ट्रेस, इसको हटाने के लिए आता है, ठीक है। कोलिन एस्ट्रेस इसको हटाने के लिए आता है यहाँ से। तो अब आपने क्या दिया था पेशेंट को, आपने दिया पेशेंट को रिवर्सल। रिवर्सल आके क्या करता है, ठीक है। रिवर्सल का काम होता है कि जो यहाँ पे जो भी बाइंड हो रखा है उसको क्या किया जाएगा, नॉर्मली मैं फिर से बताता हूँ, अगर आपको थोड़ा ईजी कर देता हूँ, कि ये हमारे रिसेप्टर थे, ठीक है, ये मसल एंड प्लेट पे, यहाँ पे आके ACH बाइंड करता है, सक्शनल कोलिन बाइंड करता है, या फिर एक तीसरा हम बोल देते हैं NDMR हमारा बाइंड कर देता है, जो कि हमारा कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कहला रहा था, ठीक है, ACH के कंपेयर में। तो वो भी क्वेश्चन था आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्मली ACH की कंसनट्रेशन पाई जाती है स्टाइल कोलिन की, ठीक है, ऐसे करके पाई जाती है। अब स्टाइल को इनको खाने का काम कौन करता है, इनको खाने का काम करता है कोलिन एस्ट्रेस, ठीक है, इनको हटाने का काम करता है। तो कोलिन एस्ट्रेस को जब आप हटा देंगे यहाँ से, जो इनको खा रहा था यहाँ पे आके कोलिन एस्ट्रेस, यानी कि जो चौथे वाला, इसको जो हटा देगा उसको क्या बोल देंगे आके, उसको बोल देते हैं एंटी कोलिन एस्ट्रेस, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो सूडोकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर, या फिर आप बोल सकते हो प्लाज्माकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर। तो इसको या तो आप समझ के करेंगे, तो आपको थोड़ा ऐसे समझ के करना पड़ेगा अच्छे से, या फिर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं थोड़ा सा माइंड को यूज़ करके, तो आप क्या कीजिए, चारों को एक बार अच्छे से देखना। कोलिन एस्ट्रेस, ठीक है, ये पॉजिटिव साइड में है। पहले क्वेश्चन में देखेंगे एंटी लग गया इसके अंदर, तो ये नेगेटिव साइड में है। दूसरे में हम देखेंगे सूडोकोलिन एस्ट्रेस, ये भी तो एक तरीका एस्ट्रेस ही है, पर इनहिबिटर लग गया तो ये भी नेगेटिव साइड में है। तीसरा है प्लाज्माकोलिन एस्ट्रेस, इसमें भी क्या है, एस्ट्रेस ही है, पर ये भी क्या है, इनहिबिटर, तो ये भी नेगेटिव साइड में है। तो चूज द ओड वन बोला है, सबसे अलग कौन सा है, हमारा लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है, कोलिन एस्ट्रेस। बाकी सभी क्या है, ये तीनों इसके ऑपोजिशन वाले हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ओड वन, ठीक है, इनमें से आपको सबसे अलग पहचानना है। तो ये जो क्वेश्चन है ओड वन वाले, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन लगे मेरे को बनाने में, ठीक है। तो ये थोड़ा सोच के बनाया था मैं एक बार, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना एग्जाम में। तो ऑप्शन है हमारे पास में APL वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व, पॉप ऑफ वाल्व और यूनिडायरेक्शनल वाल्व। तो चार ऑप्शन है, चारों में से आपको एक अलग पता लगाना है। तो APL वाल्व हमारा क्या होता है, एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व, जब एक्स्ट्रा प्रेशर होता है तो उसको बाहर एग्जर्ट आउट कर देता है, ठीक है। दूसरा प्रेशर रिलीफ वाल्व, इसका भी यही काम है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर उसको एग्जर्ट आउट करेगा। तीसरा है पॉप ऑफ वाल्व, तो इसका भी यही काम होता है। यूनिडायरेक्शनल वाल्व का क्या काम होता है कि ये एक सिंगल डायरेक्शन में क्या करता है, ये फ्लो मेंटेन रखता है, उसको बैक फ्लो नहीं आने देगा पीछे की साइड। तो इसका फंक्शन इन तीनों से अलग है, ठीक है। वो तो एक्स्ट्रा प्रेशर को बाहर निकालने का काम कर रहे थे, और ये क्या काम कर रहा है, ये तो सिंगल साइड में भेजने का काम कर रहा है। सो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, यूनिडायरेक्शनल वाल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्पेनल एनेस्थीसिया इफ बीटाडीन, या फिर जिसको हम बोलते हैं पोविडोनाइडोन, इज नॉट क्लीन प्रॉपरली, ठीक है। जब स्पेनल एनेस्थीसिया देते हैं तो पहले पेन ड्रिप करते हैं, ठीक है। उस बीटाडीन को अगर आपने अच्छे से क्लीन नहीं किया, स्टरलियम से अगर आपने उसको अच्छे से क्लीन नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है,
इसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑप्शन है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक केमिकल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस तो देखो उसको हो सकता है, पर मेनिंजाइटिस भी अलग अलग तरह के होते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या फिर केमिकल उसको बोल सकते हैं। तो इस बीटाडीन की वजह से क्या हो सकता है, केमिकल मेनिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो ये कब होता है, पहले के टाइम पे क्या होता था कि डिटर्जेंट वाले यूज़ किया करते थे, तो उसमें क्या होता था, मतलब बीटाडीन वगैरह यूज़ नहीं करते, डिटर्जेंट वाले टाइप यूज़ करते थे। तो जब स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, जब निडल आप पंचर कर रहे हैं, तो जो केमिकल थे हमारे डिटर्जेंट के वो हमारी स्किन को पियर्स करके अंदर साइड चले जाते थे, तो उनकी वजह से क्या होता था, इन्फेक्शन हो जाता था, मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि जो आप बीटाडीन वगैरह जो भी कुछ लगा रहे हैं उसी का, उसको पेन ड्रेप करने के लिए, क्लीन करने के लिए, तो पहले उसको आप अच्छे से क्लीन कीजिए, उसके बाद में आप स्पाइनल निडल आप इंसर्ट कीजिए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस इन स्पाइनल एनेस्थीसिया इज ड्यू टू। जो मोस्ट कॉमन स्पाइनल एनेस्थीसिया का पूछा है, ये क्वेश्चन आपको लग सकता है कि बाहर से नहीं है, आज यादों के अंदर ये है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस हो सकता है वो मेनली किसकी वजह से होता है। तो दो चीज़ आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, एक तो होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया, एक होता है हमारा एपिड्यूरल। ठीक है, तो दोनों के अंदर क्या होता है, दोनों के अंदर मेनिंजाइटिस के चांसेस होते हैं, इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस के चांसेस। स्पाइनल के अंदर कौन सा है, एपिड्यूरल के अंदर कौन सा है, दोनों के अंदर अलग अलग है। ठीक है, स्पाइनल के अंदर है वो है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस, ये वर्विडियंस। ठीक है, सेकेंड वाला। और जो हमारा एपिड्यूरल होता है उसमें दूसरा होता है, उसमें जाता है स्टेफाइलोकोकस क्या एपिडर्मिडाई। ये थर्ड ऑप्शन जो था हमारा, इसको साफ कर देता हूँ मैं एक बार। मोस्ट कॉमनली स्पाइनल की बात करेगा तो हमारा आता है सेकंड ऑप्शन, और एपिड्यूरल की बात करेगा मोस्ट कॉमन तो हमारा जाता है थर्ड ऑप्शन। तो इसको आप याद कैसे करें कि जो ये वाला फ्लोरा है, एपिडर्मिडाइजिस वाला फ्लोरा है, फ्लोरा मतलब कि बैक्टीरियल कॉलोनी, तो ये किसकी वजह से होती है, ये हमारे हाथों को, मतलब एसेप्टिक टेक्निक्स, अगर हाथों में ग्लव्स वगैरह सही से यूज़ नहीं किए, अच्छे से स्टाइल टेक्निक से नहीं पहने, तो ये वाला फ्लोरा जो होता है वो अंदर चला जाता है एपिड्यूरल निडल के साथ में। तो एपिड्यूरल में मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस के, वो होते हैं स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडाइस की वजह से। जबकि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है उसका जो चांसेस किसकी वजह से होते हैं कि अगर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने मास्क नहीं लगाया, तो मास्क नहीं लगाया तो क्या होता है, ये हमारा ओरल फ्लोरा है। ठीक है, मतलब माउथ के अंदर पाया जाता है लोगों के अंदर, नॉर्मल ओरल फ्लोरा है, तो ये मास्क नहीं लगाएंगे तो वहाँ से मतलब मुंह से बाहर निकलेगा और स्पाइनल निडल के साथ में अंदर चला जाएगा हमारी बॉडी के। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस वर्टिब्रेटि की वजह से इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस हो सकता है स्पाइनल एनेस्थीसिया में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा ओरल फ्लोरा है, जबकि स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस वो हमारे हैंड्स वाले पोर्शन में रहता है। ठीक है, पाम वाले पोर्शन में रहता है, तो वो जा सकता है हाथों की वजह से और ये जा सकता है मुंह की वजह से। सो स्पाइनल लगाते टाइम मास्क ज़रूरी है, एपिड्यूरल लगाते टाइम ग्लव्स ज़रूरी हैं स्टाइल टेक्निक से। वैसे दोनों ज़रूरी हैं दोनों में, पर आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि स्पाइनल के टाइम मास्क ज़रूरी है और एपिड्यूरल के टाइम पे ग्लव्स ज़रूरी हैं, तो इससे आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट ट्रीटमेंट फॉर इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस इज, ट्रीटमेंट फॉर इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस क्या है, फॉलो स्टाइल टेक्निक्स। ठीक है, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर है। यूज ड्यूरा सेपरेटिंग निडल। ठीक है, तो ये भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर है। एंटीबायोटिक्स इसका ट्रीटमेंट है प्रॉपर, आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। फोर्थ, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई प्रेशर हेडेक इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, स्पाइनल के बाद में दो तरीके से हेडेक देखा जाता है, एक तो लो प्रेशर हेडेक, एक होता है हमारा हाई प्रेशर हेडेक। लो प्रेशर हेडेक क्या होता है, जब हमारा CSF प्रेशर वगैरह क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों, अगर आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, CSF लॉस हो जाता है। तो CSF लॉस अगर ज़्यादा हो गया तो CSF का वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हुआ तो CSF प्रेशर कम हो जाएगा, और वो प्रेशर कम हो गया तो क्या होता है, हमारा जो लोएस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, लो प्रेशर हेडेक हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, दूसरे टाइप का है कि हाई प्रेशर हेडेक। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, सो ऑप्शन देख लेते हैं, इन्फेक्शन इन मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हाई प्रेशर हेडेक हमेशा इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, एडेमा होगा, एडेमा की वजह से फ्लूइड इकट्ठा होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, आप ICT वगैरह बढ़ जाएगा, CSF प्रेशर वगैरह बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या बोल सकते हैं, इसको हाई प्रेशर हेडेक बोल सकते हैं। जबकि अगर CSF अगर हमारा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हमारी बॉडी से रिड्यूस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो लो प्रेशर हेडेक आप बोल सकते हैं। तो ऐसे करके इसको याद रखना है, हाई प्रेशर हेडेक, इन्फेक्शन इन मेनिंजेस, CSF लो सही है, लो प्रेशर हेडेक है। नेक्स्ट है, पेन अकर्स मोर इन सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन। तो ये जो हमारा सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन का है, ये मेनली होता है किसमें, लो प्रेशर हेडेक के अंदर होता है।
हाई प्रेशर हेडेक के अंदर क्या होता है, कोई भी पोजीशन में बैठा हो पेशेंट उसको पेन होता ही है, हेडेक होता ही है। जबकि लो प्रेशर में तो ऐसा है कि अगर आप उसको लिटा देंगे, मतलब बैठा है या फिर खड़ा है, तो उस टाइम उसको क्या होता है, हेडेक होता है। ठीक है, तो वो लो प्रेशर हेडेक की करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल ऑफ ब्लॉक रिक्वायर्ड फॉर पेरिनल सर्जरीज। पेरिनल सर्जरीज के लिए कौन सा ब्लॉक रिक्वायर्ड है, कहाँ तक ब्लॉक रिक्वायर है? T8 नहीं, T8 नहीं, एम्प्लाइकस नहीं, इसका आंसर जाएगा अप टू सैक्रल सेगमेंट्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट पोटेंट इनहेलेशनल एजेंट। ठीक है, सबसे कम पोटेंट कौन सा है? तो सबसे पोटेंसी अगर आपको निकालनी है तो आपको मैक वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैक की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंसी। ठीक है, जितना ज़्यादा मैक होगा पोटेंसी उसकी इतनी कम होगी। तो सबसे पहले हेलोथेन की तो 0.74 है, तो 0.74 लिख दो। ठीक है, आईसो की 1.15 है, ये लिख दो। डेस्क की है 6, ये लिख दो। सीओ की है 2। सबसे ज़्यादा मैक किसका है? सबसे ज़्यादा मैक का है डेस्क का, तो सबसे कम पोटेंट भी कौन सा हो जाएगा हमारा? डेस ही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डेस्फ्लोरेन। सबसे कम पोटेंट इनके अंदर यही है। अगर सभी के अंदर पूछे तो फिर नाइट्रस ऑक्साइड होता है सबसे कम पोटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस फॉर शॉक पेशेंट्स। ठीक है, तो शॉक के पेशेंट्स के लिए इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस कौन सा है? शॉक के पेशेंट्स में क्या होता है, बीपी कम होता है, तो क्या करवाना है हमको? हाइपरटेंशन करवाना चाहिए, मतलब बीपी थोड़ा इंक्रीज करवाना चाहिए, वैसे कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो। तो वो कौन करवाता है? वो कराता है हमारा कीटामीन अकेला। ठीक है, तो इंडक्शन एजेंट ऑफ शॉक पेशेंट्स कीटामीन। अगर इंडक्शन एजेंट पूछता तो क्या आता? डेस आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फुल ई टाइप नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर हैज़। ठीक है, क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शंस को। ठीक है, क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना है, पूरा सोच के आराम से फिर आंसर करना है। ठीक है, सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अब ये क्वेश्चन देखना आप एक बार। ई टाइप का सिलेंडर होता है, उसमें कितने लीटर गैस पाई जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड अगर वो सिलेंडर है तो पहली बात तो जो 660 लीटर वाली होती है गैस, वो हमारी होती है किसके लिए? अब सिलेंडर के गैसेस होती हैं दो तरह की। पहली बात तो एक होती है हमारी लिक्विफाइड, एक होती है हमारी नॉन लिक्विफाइड। ठीक है, जो लिक्विफाइड होती है यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, इनको जब आप सिलेंडर में फिल करेंगे ई टाइप में तो इनकी कैपेसिटी होती है 1590 लीटर। ठीक है, जबकि जो जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह हो गया, ठीक है, मतलब जो नॉन लिक्विफाइड गैसेस हैं, ऑक्सीजन, हीलियोक्स वगैरह, तो उनमें क्या होता है अगर आप उसको ई टाइप सिलेंडर उसमें फिल करते हैं तो वो जाती है कितनी? 660 लीटर्स ओनली। तो अगर वो लिक्विफाइड है तो 660 लीटर, सॉरी नॉन लिक्विफाइड है तो 660 लीटर, और लिक्विफाइड है तो 1590 लीटर। ठीक है, तो अब इसको आपको ये तो पता लग गया कि 1590 लीटर इसका आंसर आना है। तो सेकंड ऑप्शन देखते ही आपको टिक नहीं मार देना है। ठीक है, ये वाला टिक नहीं करना है अभी। क्यों? क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड हम सबको पता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो 1590 जो लीटर पाया जाएगा वो लिक्विड नाइट्रस ऑक्साइड का होगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, ना कि सेकंड। ठीक है, तो ऐसे सिली मिस्टेक नहीं करनी है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन इंडेक्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। एयर का कितना होता है? 1.5। ऑक्सीजन कितना होता है? 2.5। नाइट्रस ऑक्साइड कितना होता है? 3.5। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजीशन इज प्रीफर्ड इफ एन इनएडिक्वेट रिवर्स टू पेशेंट वॉमिट्स। ठीक है, यानी कि पेशेंट को मसल एक्सीडेंट दिया था, उसको आपने रिवर्स किया पर वो एडिक्वेटली रिवर्स नहीं कर पाया है। ठीक है, और उस पेशेंट ने क्या किया? वॉमिट कर दी, मतलब पेशेंट के मुंह से सिक्रेशंस वगैरह आ रहे हैं, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, तो आप कौन से पोजीशन में उसको करेंगे ताकि वो उसके लिए सबसे बेनिफिशियल होगी? सुपाइन में तो पेशेंट रहता ही है तो इसमें कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। ट्रेंडलबर्ग में हेड अगर आपने नीचे कर दिया तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो एस्पिरेशन जो कर रहा है पेशेंट, तो वो हो सकता है उसके मुंह में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो ऐसे आप उल्टा लिटाएंगे आप किसी को तो क्या होता है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो इसकी तरफ आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या वो अंदर जा सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, तो ये वाली पोजीशन तो अच्छी नहीं है। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग देखते हैं ऐसे। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ऊपर जाने के बदले कहाँ जाएगा? वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो एस्पिरेशन के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि ऊपर नहीं आएगा सिक्रेशन से इसका। तो रिवर्स ट्रेंडलबर्ग इसको ये वाला ठीक लग रहा है। लास्ट है सिटिंग। तो सिटिंग पोजीशन जो होती है वो इनएडिक्वेट रिवर्स पेशेंट्स में आप उसको बिठा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वो एडिक्वेटली रिवर्स नहीं आया अभी तक, तो उसको सिटिंग नहीं कर पाएंगे आप। नॉर्मली अगर पूछता कि इस पेशेंट में किसी पेशेंट ने वॉमिट कर दिया तो आप कौन सी कंडीशन कर सकते हैं, तो फिर आंसर इसके अंदर सिटिंग जाता। पर अभी क्या है, वो इनएडिक्वेट रिवर्स्ड पेशेंट है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप उसको बिठा दें एकदम से, वो रिवर्स हुआ ही नहीं अभी तक, आपने बिठा दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, एयरवे मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा उसका। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका? रिवर्स ट्रेंडलबर्ग। उसके बाद में पूछा है कि सबसे जो प्रीफर्ड पोजीशन होती है एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो होती है हमारी लेफ्ट लेटरल। लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल दोनों ऑप्शन आ सकते हैं।
लेटरल तो करना है पहले तो आप ये देखो, ठीक है। पर लेफ्ट लेटरली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होती है हमारी जो ईसोफेगस स्टोमक वगैरह क्या होता है लेफ्ट साइड में होता है। अगर आपने उसको लेफ्ट साइड में किया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ये डिपेंडेंट पोर्शन बन जाएगा अभी, ठीक है। अगर आप लेफ्ट में लेट के देखो, ठीक है, लेफ्ट में लेट के देखोगे तो स्टोमक है वो नीचे है, ऊपर की साइड क्या आ गई, ऊपर की साइड अब दूसरे पोर्शन आ गए, तो वो क्या करेंगे, वो प्रिवेंट करेंगे कि जो स्टोमक का पोर्शन से कुछ कंटेंट है वो बाहर की तरफ ना जाए। वही अगर आप अब क्या करें, आप राइट साइड में लेट के देखिए, ठीक है। अब राइट साइड में लेटेंगे तो हमारा स्टोमक वाला पोर्शन ऊपर आ चुका है, तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वहाँ से कंटेंट बाहर निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए राइट लेटरल नहीं करते हैं हमेशा लेफ्ट लेटरल, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसको आप प्रैक्टिकली खुद पे करके देखिए, ठीक है, तो तब समझ आएगा ये। और इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, इसको आप समझ के करेंगे तो हमेशा कभी नहीं भूलेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेफील्ड फ्रेम इज़ यूज टू सपोर्ट, ठीक है। मेफील्ड फ्रेम हमने थोड़े दिन पहले क्वेश्चन किया था कल परसों वाले वीडियो में कि मेफील्ड फ्रेम क्या काम आती है। तो जैसे कि ये पेशेंट था, ये पेशेंट का हेड था, ठीक है। तो अब यहाँ से ऐसे ये फ्रेम सी आती है ऐसे कुछ करके, ठीक है, 3 पिन भी होती है, ऐसे कर करके अलग अलग तरह की पिन होती हैं, उसको पेशेंट के क्रेनियम में इंसर्ट करते हैं इन पिन्स को, और इसको पूरे को बोलते हैं मेफील्ड फ्रेम, ठीक है। तो मेफील्ड फ्रेम किस काम आती है, वो आती है हमारी हेड पार्ट को सपोर्ट करने के लिए, न्यूरो सर्जरीज में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्रेनियोटमी वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी यूज फॉर, ठीक है। ऑप्शन है डिफिकल्ट एरिया असेसमेंट, नर्व, आर्टरी, बोन प्रोमिनेसेंस, ठीक है। तो हम सबको पता है नर्व तो देख लेते हैं, आर्टरी भी देख लेते हैं, पहला और लास्ट ऑप्शन में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जो हमारा होता है वो जो हार्ड टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, तो उनके लिए ये बेटर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन आप इनको करोगे अगर आप हार्ड टिश्यूज़ का, तो ये क्या करता है सॉलिड वालों का स्ट्रक्चर अगर आप इसको करोगे एग्जामिनेशन, तो ये जो रेज जा रही है, मतलब जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स जा रही हैं, ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं हार्ड टिश्यूज़ की वजह से, ठीक है। तो इतना अच्छा व्यू आ नहीं पाता। जबकि डिफिकल्ट एयरवे असेसमेंट, अगर आप डिफिकल्ट एयरवे आपको असेसमेंट करना है, ठीक है, तो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफिकल्ट मतलब एयरवे वाले तो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, और अल्ट्रासाउंड तो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स को आराम से पता लगा सकती है, तो इसके लिए तो यूज़ करते हैं, इसके लिए भी करते हैं, इसके लिए भी करते हैं, इसके लिए नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है एक बार एग्जाम में, तो ये भी आप अच्छे से समझ लेना। कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि इसके अंदर ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट आंसर टिक कर दें, पर फर्स्ट आंसर इसका नहीं आएगा, हार्ड टिश्यूज़ को ये एग्जामिन नहीं करता, तो बोनी प्रोमिनेंस का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो कलर सेंट्रल पाइपलाइन सप्लाई डिपिक्ट्स, क्या किसके बारे में बताता है येलो कलर, ठीक है। एजीएसएस नहीं, CO2 नहीं ग्रे होता है, एंटोनॉक्स नहीं, वैक्यूम का होता है येलो, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम थिकनेस ऑफ लीड इन लीड एपरेंस शुड बी, कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 0.25 mm तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। 25 माइक्रोन वगैरह ऐसा कुछ बोल सकते हैं, मतलब 0.25 mm आप याद रखो, ठीक है। तो मिनिमम इतनी तो रिक्वायर्ड है कि इतने तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बात तो लीड एपरेंट काम कहाँ पे आता है, ये आता है जब कोई रेडिएशन वाले जोन में आप कुछ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए लीड एपरेंट पहना जाता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रीफर्ड आर्टरी फॉर आईबीपी कैनुलेशन, आईबीपी कैनुलेशन के लिए कौन सी आर्टरी प्रीफर करते हैं, अल्नर नहीं, डोर्सल पेडिस ये सेकंड चॉइस है, रेडियल आर्टरी ये फर्स्ट चॉइस है, फेमोरल आर्टरी नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस क्या है हमारी, फर्स्ट ही पूछा है, प्रीफर्ड पूछा है मतलब फर्स्ट चॉइस हमारी रेडियल आर्टरी, रेडियल नहीं होता तो डोर्सल पेडिस आप दे सकते थे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीजी रीडिंग्स डिनोट, ठीक है, एबीजी रीडिंग्स हमने ली तो उसमें सैचुरेशन आ रहा है 75%, PCO2 लेवल्स आ रहे हैं 50 mmHg जो कि नॉर्मल से थोड़े हाई हैं, ठीक है। PO2 लेवल्स आ रहे हैं 40 जो कि बहुत कम है, ठीक है। अगर ABG आप आर्टीरियल सैंपल ले रहे हैं तो मिनिमम कितना होता है आर्टरी में, इसका प्रेशर आपको पता है 98 mmHg के पास पाया जाता है O2 का प्रेशर, ठीक है, PO2 इसमें कितना आ रहा है 40। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, थर्ड है मिक्स्ड रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फोर्थ है वेनस ब्लड सैंपल, ठीक है। तो चारों ऑप्शन, पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, टिपिकल आपको लग रहा होगा कि हाँ इसमें से कौन सा होता है, फर्स्ट फेलियर है कि सेकंड फेलियर है, पर ऐसे कंडीशन में क्या करना है, पूरे ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है, हो सकता है कि लास्ट कोई ऑप्शन बचा हुआ हो जिसकी वजह से आपका आंसर निकल जाए। तो लास्ट का ऑप्शन क्या है हमारा, वेनस ब्लड सैंपल। वेनस ब्लड सैंपल में क्या होता है कि जो हम ABG आप ले रहे थे तो वो आर्टरी की जगह आपने क्या किया, गलती से आपको पता नहीं पड़ा और आपने जो सैंपल लिया वो वेन से ले लिया। वेन में सैंपल में क्या होता है 75% सैचुरेशन पाई जाती है, PCO2 के लेवल्स वहाँ पे थोड़े हाई होते हैं PO2 के लेवल के कंपेयर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वेनस ब्लड सैंपल था, वो आपने गलत सैंपल ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरवे प्रेशर इज 40 सेंटीमीटर एस टू, नॉर्मली कितना होता है 20 से 25 मान के चलते हैं, ठीक है, एयरवे प्रेशर। तो अब ये क्या बोल रहा है 40 सेंटीमीटर एस टू है, वेंटिलेटर के मॉनिटर पे दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है 40 के मतलब एयरवे प्रेशर क्या हो रखे हैं, बढ़े हुए हैं, ठीक है। बढ़ा हुआ है मतलब बढ़ते कब है, 82 डिस्कनेक्शन में,
एयरवे प्रेशर कम होता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्किट डिटैच्ड, अगर डिटैच हो गया तो भी एयरवे प्रेशर कम होता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में है फ्लो डिक्रीज्ड, फ्लो डिक्रीज होएगा तो क्या होगा, इसमें कम्प्लीटली क्लियर कुछ बोला नहीं, फ्लो डिक्रीज है तो इसमें भी क्या होता है, एयर प्रेशर कम ही हो जाते हैं क्योंकि फ्लो ही नहीं आ रहा। उसके बाद में लास्ट है एस्पिरेशन, एस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एस्पिरेंट आके ऊपर फंस जाते हैं, इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, हमारा एयरवे प्रेशर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, एस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो प्रेशर अलार्म सिचुएशन इन वेंटिलेटर, ठीक है। दो तरह के होते हैं, लो प्रेशर अलार्म होता है, हाई प्रेशर अलार्म होता है। तो लो प्रेशर अलार्म पूछा है कि कब कब ये देखा जाता है, तो ऑप्शन है एटी ट्यूब डिस्कनेक्शन में लो प्रेशर, ठीक है, देखा जाता है, सर्किट लीक में देखा जाता है, कफ लीक इन एटी ट्यूब ये भी देखा जाएगा। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। सो कभी भी अगर फ्लो वगैरह कम हो रहा है, प्रेशर वगैरह कम हो रहा है तो लो प्रेशर अलार्म दिखता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, एटी ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गई, सर्किट लीक है, या फिर सर्किट डिटैच हो चुका है, या फिर कफ में लीक है, तो या फिर या क्या बोल सकते हैं आप, ब्रीदिंग सर्किट में लीक है। तो इन सभी की वजह से क्या होता है कि लो प्रेशर अलार्म इंडिकेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्शनल कोलिन कैन लीड्स टू, सक्शनल कोलिन की वजह से क्या होता है, हाइपोकैलेमिया होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि ये तो पोटेशियम के लेवल्स को बढ़ाता है, हाइपरकैलेमिया कराता है, हाइपो नहीं कराता। नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एल्कलोसिस तो ये करवाता है क्या, नहीं, मेटाबॉलिक की एसिडोसिस करवाता है, एल्कलोसिस नहीं करवाता, ठीक है। उसके बाद में है हाइपरथर्मिया, हाँ हाइपरथर्मिया ही करवाता है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है तो हाइपरथर्मिया उससे ऑब्वियसली होना ही है। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड टू मसल्स, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड कम करता है क्या, नहीं, डिमांड कम नहीं करता है, बढ़ाता है। जितनी ज़्यादा आप सबको पता है सक्शनल कोलिन की वजह से फैसिकुलेशन आते हैं, फैसिकुलेशन मतलब मसल के बार बार कॉन्ट्रैक्शन, मसल के बार बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि काम बहुत है मसल्स के पास में। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट इसलिए क्योंकि बार बार कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वहाँ मसल में अंदर हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है तो बॉडी में चांसेस है हाइपरथर्मिया हो सकता है। इसके अलावा एक मायलजी आपने पढ़ा था, अगर मायलजी ऑप्शन में होता तो मायलजी भी आंसर जा सकता था क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मसल पेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेजोफेरेंजियल एयरवे हेल्प्स इन, ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। नेजोफेरेंजियल, ओरोफेरेंजियल, आपको इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। नेजोफेरेंजियल मतलब ये नाक से शुरू हो रहा है, फेरिंग्स में जाके खत्म हो रहा है, ओरोफेरेंजियल मतलब मुंह से शुरू हो रहा है, फेरिंग्स में जाके खत्म हो रहा है। इनका काम वेंटिलेट करवाना नहीं होता, इनका काम सिर्फ एयरवे को मैनेज करना यानी कि इंटैक्ट रखना होता है, ठीक है। एयरवे मैनेजमेंट में ये नहीं आते हैं, एयरवे को इंटैक्ट रखने के लिए ये काम आते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वगैरह ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो नेजोफेरेंजियल एयरवे किस चीज़ में हेल्प करता है, प्रिवेंटिंग टंग फॉल, टंग फॉल में कैसे हेल्प करेगा, तो नाक से जा रहा है, जीभ से कोई इसका कनेक्शन ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटैक्ट एयरवे इन केस ऑफ टंग फॉल, ठीक है, टंग फॉल हो गई है, ठीक है, तो वो तो मुंह में हुई है ना ऐसे कुछ करके, ये तो कहाँ जा रहा है, नाक से जा रहा है, तो नाक से तो ये इंटैक्ट रख रहा है एयर, जो एयरवे हमारा पाथ पे था उसको, तो सेकंड ऑप्शन तो उसका करेक्ट हो जाएगा। रोक नहीं पाएगा टंग फॉल को, पर अगर टंग फॉल हो गई है तो एयरवे इंटैक्ट करने में आप नाक से इसको डाल के ये आपको हेल्प कर देगा, ठीक है, एयरवे इंटैक्ट रखने के लिए। नेक्स्ट है इंटैक्ट एयरवे इन केस ऑफ नेजल ब्लीड, नेजल अगर ब्लीड हो रहा है आपने इसको डाला तो नेजल ब्लीड में तो पहली बार डालते ही नहीं है इसको, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ही आ जाएगा, नेजल ब्लीड होएगा तो ये उसके अंदर ब्लड बढ़ जाएगा तो वेंटिलेट हो ही नहीं पाएगा। सो थर्ड ऑप्शन भी इसका इनकरेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, मेंटेनिंग एयरवे इंटैक्ट इन केस ऑफ टंग फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मास्क वेंटिलेशन एंड टू डिक्रीज द डेड स्पेस, ठीक है, मास्क वेंटिलेट करना है और क्या करना है, डेड स्पेस भी कम करना चाहते हैं। द सिलेक्शन ऑफ मास्क शुड बी डन एज, ठीक है, तो अब आपको जो मास्क लेना है, ठीक है, वो किस साइज़ का लेना है, तो वो पूछना चाह रहे हैं, डेड स्पेस कम होना चाहिए, तो नियर लार्जर, अगर आप बड़ा मास्क लेंगे तो डेड स्पेस बढ़ जाएगा, नियर स्मॉलर, स्मॉलर लेंगे तो हाँ थोड़ा डेड स्पेस कम हो जाएगा, लॉन्गर लेंगे तो डेड स्पेस बढ़ जाएगा, लॉन्गर का कोई मतलब होता नहीं है, लार्जर स्मॉल ही देखा जाता है मेनली। शुड नॉट बी यूज्ड इफ डजेंट हैव एडिक्वेट साइज, कि अगर आपके पास एडिक्वेट साइज का मास्क है ही नहीं तो आप केस ही ना लें, ठीक है, तो ये तो गलत है। आप थोड़ा एडजस्ट तो कर ही सकते हैं ना, अगर बड़ा मास्क है तो गॉस पीस वगैरह लगा के साइड में थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, लीक्स वगैरह को मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटा मास्क है तो हाँ वो आपके लिए बेनिफिशियल थोड़ा सा एक तरीके से है कि उसके में डेड स्पेस कम हो जाएगा, पहली बार इनफ वेंटिलेट वो नहीं हो पाएगा, मतलब आप थोड़ा कोशिश करके उसको अच्छे से पोजिशनिंग करके आप वेंटिलेट कर सकते हैं, पर उसमें क्या फ़ायदा है, डेड स्पेस कम हो रहा है, तो क्वेश्चन में तो डेड स्पेस का ही पूछा था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नियर स्मॉलर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेक्सोमेट्रिक ट्यूब इज यूज्ड इन किस ट्यूब कब यूज़ करते हैं, मतलब फ्लेक्सोमेट्रिक प्रोन पोजीशन है तब यूज़ करते हैं, हेड एंड नेक सर्जरी है तब यूज़ करते हैं, थायराइड सर्जरी है तब यूज़ करते हैं, मतलब ऐसी कोई भी सर्जरी जिसमें हमारी जो नेक है उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थोड़ी सी भी, ठीक है, तो नेक में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है तो फ्लेक्सोमेट्रिक ट्यूब यूज़ करते हैं। फ्लेक्सोमेट्रिक का दूसरा नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आर्मर ट्यूब, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है
द गैप बिटवीन ईच साइज ऑफ ईडी ट्यूब इज, ठीक है। तो जो ईडी ट्यूब है आप सबको पता है 2 से शुरू होती है, 9.5 तक आसपास तक जाती हैं। तो जो सब्सिक्वेंट जो साइजेस हैं उनके बीच में गैप कितना होता है, 7, 7.5, 8, 8.5, ऐसा करके आपने देखा होगा नॉर्मली। तो कितना गैप पाया जाता है, 0.5 mm का पाया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इन्फ्लेशन प्रेशर इन LMA शुड बी इन रेंज ऑफ, ठीक है। जो एयर इन्फ्लेशन प्रेशर होता है LMA में वो किस रेंज में होना चाहिए। कल हमने देखा था ईडी ट्यूब का, वो था 20 से 25 सेंटीमीटर के S2 के आसपास में नॉर्मली, और 30 से कम होना चाहिए। अब देखते हैं LMA का। LMA का साइज ऑब्वियसली बड़ा होता है, ठीक है। तो आप प्रेशर रख सकते हैं 40 से 60 सेंटीमीटर S2, इससे ज़्यादा नहीं करना पर आपको। 20 से 25 से कम नहीं करना, कम करेंगे तो लीक होएगा, 60 से ज़्यादा करेंगे तो ईडेमा का चांसेस होगा। तो नॉर्मली रखना है इसको 40 to 60 सेंट। मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, 40, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेरिंगोस्कोप ब्लेड इज नॉट स्ट्रेट इन शेप, ठीक है। मिलर आपको पता है पीडियाट्रिक पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, स्ट्रेट होता है। मकोई में क्या होता है, मूवेबल टिप होता है। तो ये वाला स्ट्रेट नहीं होता है, ऐसे कुछ करके होता है, कर्व्ड होता है। तो मकोई इसका आंसर है। मेगिल कन्वेंशन भी क्या होता है, विनकन्सिन क्या होता है, स्ट्रेट ब्लेड है। ऑक्सफोर्ड भी स्ट्रेट ब्लेड है। तो आपको इस क्वेश्चन को देने का मेरा मकसद ये था कि आप स्ट्रेट ब्लेड्स कौन सी होती हैं वो याद कर लें। मिलर, मेगिल, विस्कन्सिन और ऑक्सफोर्ड, ये 3 आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टरलाइजेशन ऑफ LMA आई जेल कैन बी डन बाई, ठीक है। LMA आई जेल का स्टरलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ऑटोक्लेव नहीं, प्लाज्मा नहीं, ETO नहीं। पहली बात, आई जेल क्या है हमारा, डिस्पोजेबल LMA होता है। कल हमने पढ़ा था कौन कौन से डिस्पोजेबल थे LMA। आई जेल डिस्पोजेबल था, एक अम्बू ग्रीन था, अम्बू ओरा ग्रीन, एक अम्बू करके एक और कुछ नाम था, मतलब अम्बू से जो शुरू थे वो दोनों क्या थे, डिस्पोजल थे। एक आई जेल था और एक इसके अलावा कौन सा था, LMA यूनिक, ठीक है। तो 4 नाम हमको याद रखने हैं। ऐसा क्वेश्चन CRE में पहले आ चुका है, ठीक है। तो ये CRE में क्या होता है, हमारे थोड़ा घुमा देते हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो आप डिस्पोजल को कैसे स्टरलाइज करेंगे, जबकि डिस्पोजल का स्टरलाइजेशन होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होता। क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रू स्टेटमेंट निकालो, तो ट्रू नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर आप क्या देंगे, LMA आई जेल का स्टरलाइजेशन नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुप्राग्लोटिक एयरवे, इनमें से कौन सा है वो जो सुप्राग्लोटिक एयरवे नहीं है, ठीक है। तो सुप्राग्लोटिक मतलब जो ग्लोटिस वाला पोर्शन है उसके ऊपर तक फिक्स हो जाते हैं, और इंफ्राग्लोटिक जो अंदर तक जाते हैं। तो अंदर तक जा रहे हैं वो आपको पता लगाने हैं, ठीक है। आई जेल ऊपर तक रहता है, कॉम्बिटिव ऊपर तक रहती है, कोब्रेले में ऊपर तक रहता है, ठीक है। ट्रिक्योस्टमी ट्यूब क्या होती है, वो अंदर तक जाती है। तो ट्रिक्योस्टमी ट्यूब इज ए इंफ्राग्लोटिक डिवाइस, नॉट ए सुप्राग्लोटिक डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन विच रीजन, ठीक है। ब्लड वेसल्स कौन से रीजन में पाई जाती हैं, स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा हाइपोडर्मिस। आपने जो निडल्स हैं उनके पीछे देखा भी होगा, सिरिंज वगैरह पे लिखा हुआ आता है कि हाइपोडर्मिक निडल, यानी कि हाइपोडर्मिक वाले पोर्शन में जाएगी। वेन्स वगैरह वहीं होती है, ब्लड वेसल्स वगैरह वहीं होती हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका, हाइपोडर्मिस। ये एक अच्छा क्वेश्चन है हमारा, बेसिकली पता होना चाहिए ये हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसडर्मल पैचेस आर मेड अप ऑफ, ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं, ठीक है। जो जैसे कि फेंटेनिल के यूज़ किए जाते थे 72 आवर्स के लिए, 50 ऐसे, मतलब मैक्सिमम टाइम के, अगर आपको प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको पेन कंट्रोल वगैरह ऐसा कुछ रखना है तो फेंटेनिल के पैचेस यूज़ करते थे ट्रांसडर्मल। तो ये पूछ रहा है कि वो किसके बने हुए होते हैं, वाटर सोल्यूबल, प्रोटीन सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल। तो आपको अब क्या, जो वो ड्रग है उसको अगर आपको जो लेयर्स हैं स्किन वगैरह के अंदर जाके मेम्ब्रेन वगैरह के, उनको क्रॉस करना है, तो उसको मेम्ब्रेन वगैरह किसकी बनी होती है, लिपिड की होती है हमारी। तो लिपिड सोल्यूबल होगा तभी वो अंदर जा पाएगा, ठीक है। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स की बने होते हैं ट्रांसडर्मल पैचेस। वाटर सोल्यूबल होगा तो वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स बिफोर इंसिजन पीरियड। तो इंसिजन पीरियड से पहले वाला कौन सा पीरियड है इसमें, साइन इन। साइन इन का मतलब है कि इंडक्शन से पहले वाला टाइम। टाइम आउट मतलब इंसिजन से पहले वाला टाइम, यानी कि टाइम आउट होता है। उसके बाद में लास्ट में है कि पेशेंट जब OT से बाहर कर देते हैं तो वो होता है साइन आउट। तो करेक्ट आंसर का क्या आएगा, बिफोर इंसिजन, वो होता है हमारा टाइम आउट, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनएडिक्वेट रिवर्सल इज मे बी ड्यू टू, इनएडिक्वेट रिवर्सल है वो किस वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। एरिथमिया की वजह से हो सकता है, नहीं, कोई रीज़न नहीं है। इंक्रीज प्रीलोड की वजह से हो सकता है, नहीं, कोई रीज़न नहीं है। हाइपोथर्मिया इसका करेक्ट रीज़न है। तो ऐसे ऐसे क्लिनिकल क्वेश्चन एम से पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। कैसे दिमाग लगा सकते हैं इसके अंदर आप, अब इनएडिक्वेट रिवर्सल पूछा है, इनएडिक्वेट रिवर्सल का मतलब क्या है कि वो पहुंच नहीं पा रहा है, या फिर वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा। मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा तो उसके क्या कारण हो सकते हैं कि हेपेटिक फेलियर है, रीनल फेलियर है, ठीक है। तो या फिर वो एंजाइम में आपके कोई प्रॉब्लम है, लो शुडोकोलिनेस्ट्रेस है, या फिर एटिपिकल शुडोकोलिनेस्ट्रेस है। तो ये 4 रीज़न होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि रिवर्सल ड्रग काम नहीं कर पा रहा। तो इनएडिक्वेट रिवर्सल या तो उनकी वजह से हो सकता है, या फिर हम क्लिनिकल सिचुएशंस देखें हमारी वाली, तो दूसरी क्या हो सकती है,
कि टेम्परेचर कम है बॉडी का तो मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, तो वो किस कंडीशन में होती है, हाइपोथर्मिया में होता है। तो इसका आंसर इसीलिए हाइपोथर्मिया जा रहा है। अगर यहाँ पे हाइपोटेंशन होता तो हाइपोटेंशन में भी हो सकता है थोड़ा इफेक्ट पड़ता है इनएडिक्वेट का। क्यों? क्योंकि ब्लड ही कम जा रहा है, ठीक है, ब्लड ही कम फ्लो हो रहा है, तो हाइपोटेंशन में इफेक्ट पड़ता है। हाइपोटेंशन में कोई नहीं पड़ेगा, एरिथमिया में नहीं पड़ेगा, इंक्रीज पीरियड में नहीं पड़ेगा, मेनली किस में पड़ेगा, हाइपोथर्मिया में पड़ेगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टेकनली वेगस नर्व इज स्टिमुलेटेड व्हाट कुड नॉट बी द रिस्पॉन्स नाउ। ठीक है, जब वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, सर्जरी जब चल रही होती है, सर्जन से क्या होते हैं, जो वेगस नर्व गलती से अगर वगैरह हिट वगैरह हो गई तो वो स्टिमुलेट हो जाती है। तो जब वो स्टिमुलेट होती है तो पैरासिम्पैथेटिक हमारा स्टिमुलेशन एक्टिवेट हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, हमको देखने को मिलता है ब्रेडिकार्डिया। पहले तो ब्रेडिकार्डिया हो गया, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ब्रेडिकार्डिया आगे जाके कार्डियक अरेस्ट में बन सकता है। ठीक है, तो ये सारे पैरासिम्पैथेटिक वाले देखने को मिलते हैं। तो इसमें पूछा है कि पैरासिम्पैथेटिक में कौन सा देखने को नहीं मिलेगा, तो टैकीकार्डिया नहीं मिलता, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेरिंगोस्पाज्म इसमें देखने को मिलता है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, कार्डियक अरेस्ट इसमें देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टैकीकार्डिया। इसका आंसर आप कैसे सही कर सकते हैं, जब आपको पता होगा कि पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है और सिंपैथेटिक में हमारे बॉडी में क्या होता है। तो रिस्पॉन्स जब आपको दोनों के पता होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज्ड इन प्रेशराइज सर्जरी। प्रेशराइज सर्जरीज में कौन सा इनहेलेशन एजेंट आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रेशराइज सर्जरी जैसे कि लेप्रोस्कोपी वगैरह हो गए, जिसमें इंसफलेशन गैस वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबको पता है हमको कि नाइट्रस ऑक्साइड प्रेशराइज सर्जरीज, कोई भी कैविटी वाली सर्जरी है तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोल्यूबल होता है, अंदर जाके गट्टा हो जाता है, गट्टा होने के बाद प्रेशर बढ़ा देता है उस जगह के जाके, तो आईओपी आईसीपी वगैरह सब कुछ बढ़ा देता है। तो इसलिए क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड को यूज़ नहीं करना चाहिए प्रेशराइज सर्जरीज में। प्रेशराइज सर्जरीज में क्या आएगा, लेप्रोस्कोपिक वाली सर्जरीज आ गई, और उसके अलावा मिडल जो ईयर वगैरह सर्जरीज होती हैं, ठीक है, MLS सर्जरीज वगैरह हो सकती हैं, इन सब में क्या है, यूज़ नहीं करना चाहिए। जो भी कैविटी वाली सर्जरीज में नाइट्रस ऑक्साइड को यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TO4 रेशियो शोविंग, ठीक है, कितना दिखा रहा है, 0.8। इसका मतलब क्या है, इनएडिक्वेट रिवर्सल। ठीक है, 0.7 से अगर ऊपर होता है तो वह एडिक्वेट होता है, तो इनएडिक्वेट तो ये नहीं है। अगर 0.6 होता तो इनएडिक्वेट मानते, 0.5 होता तो इनएडिक्वेट मानते, 0.7 होता तो इसको क्या मानेंगे, एडिक्वेट। ठीक है, और अगर 0.7 से ज़्यादा है तो एडिक्वेट ही माने जाएंगे। गारंटीड रिवर्सल मानते हैं 0.9 से ज़्यादा होता तो, ठीक है, तो अगर 1 होता तो गारंटीड था, 0.9 होता तो गारंटीड था। इसमें पूछा है कि 0.8 क्या है, तो 0.8 वाला आएगा हमारा एडिक्वेट रिवर्सल। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सैडल ब्लॉक इज गिवन फॉर। सैडल ब्लॉक, ये क्वेश्चन CRE में आया था हमारे, ठीक है, 2023 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आता है, सैडल ब्लॉक दिया जाता है हीमोरोइड सर्जरीज के लिए। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज ट्रीटेड बाई। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो। ऑप्शन है ऑप्शन थेरेपी। ठीक है, इसको आप एसिडोसिस को आप ट्रीट कर सकते हो, इसको पर मेटाबॉलिक को आप इतने नहीं कर पाएंगे इफेक्टिवली। आप पल्मोनरी अगर एसिडोसिस हो रखा है, ठीक है, तो आप उसको ऑक्सीजन थेरेपी से ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि वो CO2 की इकट्ठे होने से हो जाता है ना पल्मोनरी एसिडोसिस। तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे तो आपको ठीक हो जाएगा, पर मेटाबॉलिक में कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता इसका। KCl इंजेक्शन का कोई लेना है नहीं, कैल्शियम ग्लूकोनेट का कोई लेना नहीं है। लास्ट बचता है सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन। ये क्या करता है, ये एल्कलोसिस नेचर का होता है, तो एसिडोसिस को ट्रीट करना है तो एल्कलोसिस देना है। ठीक है, तो कोई भी कभी भी pH वगैरह कम हो रहा है, ठीक है, और पता लग रहा है कि मेटाबॉलिक की वजह से है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, ठीक है, पेशेंट को। सो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी कन्वर्जेंट। ठीक है, एंटी कन्वर्जेंट नहीं है, यानी कि जो दौरे वगैरह को रोकते हैं उनको एंटी कन्वर्जेंट बोलते हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है। बार्बिट्रेट्स था, पेंटोन था हमारा एंटी कन्वर्जेंट था, फेनिटोन क्या है, एंटी कन्वर्जेंट है, कार्बामेजेपिन एंटी कन्वर्जेंट है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ये एंटी कन्वर्जेंट नहीं होते, ये कार्डियक ड्रग्स हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GCS स्केल हैज़ ऑल पैरामीटर्स एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम से पूछ चुके हैं। ठीक है, तो GCS स्केल में तीन पैरामीटर्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा मोटर रिस्पॉन्स, एक होता है हमारा वर्बल रिस्पॉन्स, एक होता है हमारी आई ओपनिंग, आंखें खोल रहा है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, और या फिर वो एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा, हम जो बोल रहे हैं उसके बदले एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो ये तीन होते हैं। ठीक है, तो ये तीन आपको याद रखने हैं मेनली, आई, वर्बल, मोटर, EVM। ठीक है, अब EVM याद रखो। इसके अलावा ऑप्शन में अगर आता सेंसरी तो वो नहीं होता। पेन रिस्पॉन्स पूछा है, ये भी नहीं होता। ठीक है, जो मोस्टली पहले क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, उसमें पेन की जगह क्या था, यहाँ पे दिया हुआ होता था सेंसरी, तो सेंसरी नहीं होता था। अब जरूर थोड़ा ना हर बार सेंसरी देंगे, ठीक है, तो पेन वाला भी दे सकते हैं, तो पेन में भी क्या होता है, ये भी नहीं होता इसका। तो सो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिक्स मैन्यूवर इज यूज्ड फॉर। सेलिक्स मैन्यूवर क्यों यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी किया था हमने,
इसमें हाँ पहले हमने किया था, प्रेशर पूछा था कितना प्रेशर देते हैं, अब पूछ रहा है कि किस लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन है टू शो एंटीरियर लेरिंग्स वाइल लेरिंगोस्कोपी। एंटीरियर जब लेरिंग्स होता है तो उसमें डिफिकल्ट इंट्यूबेशन मानी जाती है पहली बात, क्योंकि वो विजिबल नहीं होता है एपिग्लोटिस के अंदर, तो लिफ्ट नहीं हो पाता। तो उसके अंदर सेलिक मैन्यूवर देंगे क्या? सेलिक मैन्यूवर नहीं देंगे, ठीक है। लिफ्ट जो आप ये करते हैं ना, ये एंटीरियर लेरिंग्स को साइड करने का काम, ये उसमें क्या करते हैं, लिफ्ट करने का काम होता है। ऐसे नहीं होता है कि इसमें आप सेलिक मैन्यूवर तो सिर्फ एक ही काम आता है, वो होता है प्रिवेंट एस्पिरेशन, ठीक है। टू डायरेक्ट द ईटी ट्यूब नहीं, अगर ईटी ट्यूब टेढ़ी मेढ़ी जा रही है तो इसका मतलब थोड़ा ना आप सेलिक मैन्यूवर देके उसको सीधा कर देंगे, ठीक है। एयरवे डैमेज हो जाएगा ऐसे, तो कार्टिलेज डैमेज हो जाएंगे, तो थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है इसका। करेक्ट आंसर क्या है इसका? टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑटी असिस्टेंट या फिर एनेस्थेसिया टेक्नीशियन इज, ठीक है। पिछली बार से 2024 में, मतलब अभी जो फिलहाल में हुआ 2025 में, उसमें क्या क्वेश्चन था कि पेशेंट की सर्जरी चल रही है, शायद लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी था या फिर रिवर्स टेंडलबर्ग में था, ठीक है। पोजीशन है उसके पेशेंट की ट्रेंडलबर्ग पोजीशन थी, हाँ ठीक है, पेशेंट की पोजीशन थी ट्रेंडलबर्ग। उसने पूछा था कि आपके लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आप कौन सा सबसे पहले करेंगे। ऑप्शंस हैं कि आप मॉनिटर एग्जामिन करेंगे, दूसरा ऑप्शन है आप ड्रग्स अच्छे से देंगे, ठीक है, पेशेंट को। तीसरा ऑप्शन था कि आप पैडिंग अच्छे से करेंगे, ठीक है, पैडिंग अच्छे से करेंगे, और उसको शोल्डर की जो पोजिशनिंग है वो अच्छे से करेंगे ताकि शोल्डर इंजरी ना हो, ठीक है। और एक चौथा ऑप्शन था कि आप जो ईटी ट्यूब वाला, जैसे कि एयरवे वाला पार्ट था, उसका ध्यान रखेंगे कि वो मतलब डिस्कनेक्ट वगैरह ना हो जाए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर उन्होंने दिया था कि शोल्डर इंजरी ना हो, ठीक है। तो ओटी असिस्टेंट या एनेस्थेसिया टेक्नीशियंस की वाइटल्स पे कोई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में एनेस्थेटिक जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हम सिर्फ असिस्ट कर सकते हैं, पर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। उसके बाद में इंश्योर प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट विद पैडिंग, इसमें मेन रोल हमारा होता है कि हम पोजिशनिंग अच्छे से करें ताकि नर्व इंजरी ना हो पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योर ईटी ट्यूब फिक्स प्रॉपरली। ईटी ट्यूब को फिक्स करने में हम हेल्प कर सकते हैं, पर उसको जो इंश्योर करना है तो वो तो उनको ही करना पड़ेगा। तो मेन रोल क्या होता है इन सभी के अंदर? मेन रोल होता है कि आप पोजिशनिंग अच्छे से करें ताकि नर्व इंजरी ना हो पेशेंट को, ठीक है। मेन रोल आपका उसके अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूई नीडल्स जो एपिडुरल में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पूछ रहा है कि उसका एंड कैसा होता है, शार्प होता है नहीं, स्लांटेड होता है नहीं, कर्व्ड होता है हाँ, क्लोज होता है नहीं। क्लोज होगा तो ड्रग कैसे देंगे, तो कर्व्ड टिप होता है उसका, ठीक है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर आई टिपिंग ऑफ ए पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया। जब पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसको आई टिप की जाती है। जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, सब में आई टिप करते हैं लगभग उसके, ठीक है। तो क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट कॉर्नियल एब्रेशंस, ठीक है, ये सही है हमारा। टू मेंटेन आईलिड पोजिशनिंग फॉर मॉनिटरिंग, नहीं ये गलत है। टू इम्प्रूव कॉस्मेटिक अपीयरेंस आफ्टर सर्जरी, नहीं, कॉस्मेटिक लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। टू प्रिवेंट रेटिनल डिटेचमेंट, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर का क्या आएगा? कॉर्नियल एब्रेशन। क्वेश्चन अगर पूछेगा आई टिपिंग का तो ये हमेशा यही स्टेटमेंट देगा कॉर्नियल एब्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईटी ट्यूब कफ पोजीशन इन ट्रेकिया। जो ईटी ट्यूब का कफ होता है वो ट्रेकिया में उसकी पोजीशन कहाँ होती है? ऑप्शन है जस्ट अबव द वोकल कॉर्ड्स, दूसरा ऑप्शन है जस्ट अबव द वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड से ऊपर हुआ तो फिर तो इन्फ्राग्लोटिक गया ही नहीं, वो तो सुप्राग्लोटिक रह गया, तो ये ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन है मिड ट्रेकिया, ए फ्यू सेंटीमीटर अबव द कैरेना, हाँ ठीक है, कैरेना से थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। एट द कैरेना, कैरेना तक नहीं, गलत है। इन द ब्रोंकाई, तो ये भी गलत है, वरना तो एक ही लंग वेंटिलेट होगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, मिड ट्रेकिया ए फ्यू सेंटीमीटर अबव द कैरेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ प्रोपो, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार आया था, इसमें थोड़ा हमने चेंजेस कर दिए। तो अगर आपको पता करना है कि ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो इसको यूज़ करके देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन क्या है? इफ प्रोपोफॉल 2%, यानी कि 2% प्रोपोफॉल यूज़ कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रिंग थ्रू इन्फ्यूजन पंप, रेट है उसकी 5 ml पर आवर दे रहे हैं आप। 2 घंटे के लिए आपने दिया तो उसकी टोटल डोज निकालनी है, कितनी डोज उसको जा चुकी है। तो 2% प्रोपोफॉल है एक, ठीक है। 2% का मतलब क्या होता है कि 1 ml में कितना है, 20 mg प्रोपोफॉल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। कितनी रेट से दे रहे हैं? 5 ml दे रहे हैं। तो 1 घंटे में 5 ml जा रहा है, 1 ml में 20 mg था, तो 5 ml में कितना हो जाएगा? 100 mg हो जाएगा। 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 घंटे में कितना जा रहा है? 1 घंटे में जा रहा है 100 mg, ठीक है। अभी पूछ रहे हैं 2 घंटे में कितना गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 200 mg। तो ऐसे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही थी कि हमको इसके डोज नहीं पता कि प्रोपोफॉल की डोज कितनी mg पर kg होती है। तो इसमें डोज का कोई रोल नहीं है, इसके अंदर सिर्फ आपको आराम से अगर पता है कि 2% का मतलब 20 mg होता है,
तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके आराम से आप निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, सीधा सा मल्टीप्लाई करना है। 2% मतलब 20 mg, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 घंटे में 100 mg गया, 2 घंटे का पता करना तो 100 × 2 कर दिया तो 200 mg हो गया। सो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नहीं सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, 200 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्शन ऑफ प्रोपोफॉल इज पेनफुल ड्यू टू, पेनफुल क्यों होता है इंजेक्शन पेनफुल का, प्रोपोफॉल का, तो वो होता है सोयाबीन ऑयल की वजह से। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर नहीं करना है, ठीक है। एग्लाइसिन और ग्लाइसोल का कोई रोल नहीं है पेन के लिए, मेनली जो रोल है वो सोयाबीन ऑयल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टीरियल प्रेशर ट्रांसड्यूसर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं, पीजो इलेक्ट्रिक नहीं, पीजो इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, जो साउंड वेव्स को कन्वर्ट करते हैं, साउंड वेव्स को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस में यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड का अगर प्रिंसिपल पूछेगा तो पीजो इलेक्ट्रिक देना है आंसर। नेक्स्ट है स्ट्रेन गोज, ठीक है, स्ट्रेन गोज इसके अंदर यूज़ करते हैं, कैपेसिटेंस चेंज ये भी नहीं करते, तो मेनली कौन सा है, स्ट्रेन गोज, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट मॉनिटर टू गाइड फ्लूइड थेरेपी इज, ठीक है, ऑप्शन है सीवीपी, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशन, या फिर कार्डियक आउटपुट मॉनिटर, या फिर हार्ट रेट। तो देखा जाए तो अजय में बुक वगैरह में लिखा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये फ्लूइड टाइट्रेशन के लिए अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। पर इससे भी जो एडवांस है वो कौन सा है, स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशन, यानी कि आपको एक एक स्ट्रोक वॉल्यूम का वेरिएशन का पता पड़ रहा है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, फ्लूइड टाइट्रेशन आराम से गाइड कर सकते हो उसकी हेल्प से। ये आपको, ये सॉरी आप गाइड नहीं कर सकते, ये आपको गाइड कर देगा, ठीक है। तो कौन सा कर सकते हैं इसका आंसर, स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशन, एसबीवी एंड कार्डिक आउटपुट मॉनिटर, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर रेगुलेटर फॉर द ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस शुड बी फिल्ड विद, जो प्रेशर रेगुलेटर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, वार्ड वगैरह में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या फिल करेंगे, NS RL स्टाइल वाटर या फिर डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो ये दोनों तो करेंगे नहीं, अब बच जाते हैं दोनों। तो पेशेंट के जब वो आप वाटर यूज़ कर रहे हैं तो ड्राई गैस के साथ में वाटर क्या हो रहा है, इवापोरेट कर रहा है, ठीक है, तो वो मिक्सअप भी हो रहा है ना ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में मॉइस्चर बनाने के लिए, तो पेशेंट के अंदर भी जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि जो भी हमारी तरफ से मेडिकल की तरफ से कुछ भी जा रहा है पेशेंट के अंदर, तो वो स्ट्राइल ही जाए उसके अंदर, तो डिस्टिल वाटर नहीं, आप स्ट्राइल वाटर उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका मोर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक इज गिवन, ठीक है, कितनी देर पहले देते हैं इंसिजन से, वो देते हैं 30 to 60 मिनट्स पहले, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट स्पाइनल हेडेक इज कोज्ड बाई, पोस्ट स्पाइनल हेडेक होता है वो किस वजह से हो रहा है, ऑप्शन है ओवरडोसेज हो पहले, नहीं, इसकी वजह से टॉक्सिटी होती है। नेक्स्ट है फास्ट ड्रग इंजेक्शन, नहीं, ये मेन रीज़न ही हो सकता, ठीक है। तीसरा है CSF लीकेज, हाँ इसमें होता है, ये होता है लो प्रेशर हेडेक, हम सबने पढ़ भी लिया है, इन्फेक्शन होता तो हाई प्रेशर होता, CSF लीकेज है तो लो प्रेशर हेडेक है। लास्ट ऑप्शन है नॉट यूज्ड एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं की तो इसकी वजह से हो सकता है, हाँ ये इसकी वजह से भी हो सकता है। ये ऑप्शन थोड़ा कन्फ्यूजन आ गया कि थर्ड और फोर्थ में अब क्या हो सकता है, डाउट हो सकता है कि चौथे में अगर आपने एसेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं की तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, पर हो सकता है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है कि हो ही गया, ठीक है। तो नॉट यूज्ड एसेप्टिक टेक्निक, आपने यूज़ नहीं की एसेप्टिक टेक्निक, तो इसकी वजह से हो सकता है, चांसेस हैं, पर CSF लीकेज अगर हो गया तो मतलब पोस्ट स्पाइनल हेडेक होगा ही होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर थर्ड ऑप्शन देना चाहिए, ठीक है। तो CSF लीकेज इसका होना चाहिए, बाकी तो दोनों ही लगभग ठीक लग रहे हैं, पर इस फोर्थ में ऐसा है कि पर्टिकुलरली अच्छे से बोला नहीं है कि हाँ उसको इन्फेक्शन हो ही गया है, सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवरिंग इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाई, शिवरिंग किसकी वजह से होती है, तो हेलोथिन का नाम सुना होगा आपने, हेलोथिन शेक्स करवाता है ये, ठीक है, तो उसमें शिवरिंग होती है। अब बुक के अंदर डेस्फ्लोरिन के अंदर भी लिखा हुआ है कि शिवरिंग में रिलेटेड होता है डेस्फ्लोरिन, तो ठीक है, इसके अंदर थोड़ा में फ़र्क है कि एक इंट्रा ऑपरेटिव था और एक पोस्ट ऑपरेटिव था। जो हेलोथिन शेक्स हैं वो शायद पोस्ट ऑपरेटिव में दे रखे हैं, पर आप बुक में अच्छे से देख लेना, पर इनके अंदर डेस्ट नहीं है, तो इसका आंसर तो हेलोथिन ही जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस विद ग्रेटेस्ट एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से सबसे ज़्यादा सॉलिबिलिटी किसकी है, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, तो CO की एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस इन नॉर्मल लंग, कंग नहीं लंग, ठीक है, नॉर्मल लंग्स में कौन सा डेड स्पेस कितना होता है नॉर्मली, तो वो होता है हमारा 150 ml, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ यूज टू स्टरलाइज साइटोस्कोप, साइटोस्कोप को स्टरलाइज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑटोक्लेव यूज़ करोगे लेंस खराब हो जाएगा मॉइस्चर की वजह से, हॉट एयर में डैमेज हो जाएगा, प्लाज्मा में क्या होता है ये भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। मेनली ये जो यूज़ करते हैं स्कोप वगैरह में करते हैं साइडेक्स, ठीक है, कोल्ड स्टरलाइजेशन जिसको बोल देते हैं हम। उसके बाद में नेक्स्ट है, हाई CVP लो BP इंडिकेट्स, ये क्वेश्चन अच्छा है,
ठीक है, मॉनिटरिंग वाले चैप्टर से हमने लिया है ये क्वेश्चन। अगर सीवीपी बढ़ा हुआ है, प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है, पाइपलाइन में प्रेशर क्या हो रहा है, जो सीवीपी मतलब हार्ट से रिलेटेड है, राइट साइड का हार्ट, तो प्रेशर इसमें बढ़ा हुआ है, मतलब हार्ट हमारी मोटर है, मोटर के अंदर प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है, बीपी पर कम है, मतलब मोटर में प्रेशर बढ़ा हुआ था पर जो आगे पाइप है उसमें पानी कम है, मतलब प्रेशर ही कम है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जोर तो लगा रहा है पर पहुंच नहीं रहा, मतलब क्या करो, फेल हो रहा है। तो फेल कौन, लेफ्ट हार्ट फेलियर है कि राइट हार्ट फेलियर है? तो सीवीपी मेनली जाता है राइट साइड के पोर्शन में, तो राइट साइड हार्ट फेलियर माना जाएगा इसको। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पीसीए मीन्स। ठीक है, पीसीए का मतलब क्या होता है? तो पीसीए एक पंप पाया जाता है, पीसीए पंप इसको बोलते हैं, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया। तो ये नए तरह के पंप है, इनमें क्या होता है, पेशेंट खुद के अकॉर्डिंग सेटअप कर सकता है कि उसको कितना पेन है, उसके अकॉर्डिंग एनाल्जेसिया वो सेट कर लेता है। तो पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ स्टरलाइजिंग एन ऑपरेटिंग रूम बाय यूजिंग ए गैस दैट डिस्ट्रॉय माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओटी को आप स्टरलाइज कर रहे हैं, ठीक है, गैस स्टरलाइजेशन की वजह से, जिसकी वजह से माइक्रोऑर्गेनिजम्स को मारे जा रहे हैं। तो ऑप्शन है क्या है, उसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? स्टरलाइजेशन, वॉशिंग, क्लीनिंग, फ्यूमिगेशन। तो करेक्ट इसका आंसर आएगा फ्यूमिगेशन। स्टरलाइजेशन पहले ऑप्शन में देख के लगा नहीं देना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टिंग आवर फॉर ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, ये होता है, आपको पता है 4 आवर्स। ठीक है, तो एक बार ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं 6th एडिशन में कुछ और थे और 7th एडिशन में चेंजेस हो चुके हैं। तो ये जो फास्टिंग आवर वाली गाइडलाइंस है वो अगर आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो ब्रेस्ट मिल्क के लिए तो 4 आवर्स है, तो कन्फर्म है। आंसर क्या जाएगा इसका? 4 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा मॉडल पेपर का आज का। विच सर्किट इज कॉम्पैक्ट एंड कंप्लीट? कॉम्पैक्ट भी है और कंप्लीट भी है। ऑप्शंस हैं क्लोज सर्किट, हाँ ये है, कॉम्पैक्ट भी है और कंप्लीट भी है। टू एंड फ्रो कॉम्पैक्ट है पर कंप्लीट नहीं है। बेन्स क्या है, कॉम्पैक्ट भी नहीं है, कंप्लीट भी नहीं है। मैपल्सन कॉम्पैक्ट भी नहीं, कंप्लीट भी नहीं है। सो मोर करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? क्लोज सर्किट। कॉम्पैक्ट है और कंप्लीट भी है साथ में, ठीक है, क्योंकि ओपन तो है ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये हमारा वीडियो आज कंप्लीट होता है, मॉडल पेपर सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर अगर आपको थोड़ा लगता है कि कोई ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग कोई दूसरा ठीक लगता है तो वो बताइए आप। बाकी कल हम क्या करेंगे, कल हम ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। आज ड्यूटीज़ की वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाया क्वेश्चन डालने का, पर कल संडे है, आराम से क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं हमने को, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमारी फैमिली और ज़्यादा बड़ी हो चुकी है अब, ठीक है। तो आगे भी ऐसे ही आप सब लोग पढ़ते रहिए अच्छे से,